Hello students, I hope you all are fit and fine. We are back with a new video जिसमें हम पढ़ेंगे atoms के बारे में. We will have a general introduction about atoms, molecules and similar substances. Let's start. What is an atom? Atom क्या होता है? आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा. Atoms are the smallest unit of matter. मतलब अभी आप जानते हैं कि कोई भी मैटर जो होता है मेनली 3 फॉर्म्स में पाया जाता है, 3 स्टेट्स होती हैं लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस. तो जो भी मैटर होता है वो कुछ स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है. एंड अ फेमस साइंटिस्ट जॉन डाल्टन, जिन्होंने ये एक थ्योरी दी थी, उन्होंने बताया कि जो भी एक कोई मैटर होता है वो स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ होता है और इन्हीं पार्टिकल्स को उन्होंने नाम दिया था atoms. So atom is the basic unit of any matter. ठीक है. Now atom can also be divided like electrons, protons और neutrons. ठीक है, एटम को हम और ज़्यादा कट नहीं कर सकते, लेकिन ये कुछ सब यूनिट्स में डिवाइड होता है जिन्हें हमने नाम दिए हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स. यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिखाई दे रहा है जिसमें आप देखेंगे कि इसको एक स्फेरिकल फॉर्म में कंसीडर किया जाता है. ठीक है, एटम को स्फीयर के फॉर्म में कंसीडर किया जाता है, जहां पर जो सेंटर होता है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियस. ठीक है, न्यूक्लियस नाभिक कहा जाता है. अब आप देखेंगे कि किसी भी एक एटम के अंदर जो 3 सब यूनिट्स होती हैं वो होती हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स. यहाँ पर एक एक करके बात करेंगे कि एटम के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो प्रेजेंट होते हैं उसके न्यूक्लियस में, मतलब उसके सेंटर में. तो जब भी आप देखेंगे कि सेंटर में प्रेजेंट होने वाले सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है. दूसरा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस कुछ रिंग्स बनी हुई है, इन रिंग्स को हम शेल कहते हैं. ठीक है, यहाँ पर शेल्स डिपेंड करेगी एटॉमिक नंबर पर. जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जाएगा उतनी ये शेल्स भी इंक्रीज होती जाएंगी. ठीक है, अब आप देखें कि इन पर कुछ चार्ज होते हैं. देखेंगे कि न्यूट्रॉन जो है उस पर कोई चार्ज नहीं होता. न्यूट्रॉन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं कि न्यूट्रॉन जो है उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता. प्रोटॉन आपको दिखाई देंगे, प्रोटॉन पर हमेशा प्लस चार्ज होता है. ठीक है, और ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये दोनों कहाँ प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर. आगे आप देखें इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स आपको कहाँ मिलेंगे, तो जो शेल होती है उसमें आपको इलेक्ट्रॉन्स दिखाई देंगे. और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और ये हमेशा इस रिंग में, इन शेल्स में मूव करते रहते हैं. मतलब कि इनके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, उस एनर्जी का यूज़ करके ये कंटिन्यूसली इस रिंग के अंदर मूवमेंट करते हैं. और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो हमेशा अपनी प्लेस पर स्टेशनरी रहते हैं. यू कैन सी हियर, यहाँ पर आप एक और अच्छे से देख सकते हैं कि यहाँ जो सेंटर में आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, तो ये क्या हुआ, इसका न्यूक्लियस हो गया. ठीक है, न्यूक्लियस के बाद आपको यहाँ रिंग्स दिखाई दे रही है. इन रिंग्स में आपको ये जो स्मॉल स्मॉल स्फीयर्स दिख रहे हैं ये हैं इलेक्ट्रॉन्स, जो क्या करते हैं, इन रिंग्स में मूव करते रहते हैं. और इलेक्ट्रॉन्स पर जो चार्ज होता है वो माइनस, निगेटिव चार्ज होता है. न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है. आगे हम देखते हैं मॉलिक्यूल के बारे में. व्हाट इज अ मॉलिक्यूल? एक मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल के बारे में आप देखेंगे कि इट इज अ नेचुरल ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स हेल्ड टुगेदर बाय केमिकल बॉन्ड्स. मतलब कि अभी हमने जो पढ़ा एटम्स के बारे में, तो एक ही तरह के या फिर एक से ज़्यादा तरह के जब एटम्स एक साथ मिल जाते हैं, किसकी वजह से, केमिकल बॉन्ड्स की वजह से, तो उन्हें हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स. यहाँ पर आप एग्जाम्पल देखेंगे H2O किसका फॉर्मूला है, वाटर का फॉर्मूला है. NaCl सॉल्ट का फॉर्मूला है. ठीक है, तो आप जब H2O को देखेंगे तो आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के एटम्स और एक ऑक्सीजन का एटम मिलकर H2O वाटर बना रहे हैं. आपको यहाँ पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है कि H1H, ये 2H और ये 1O. ठीक है, इन तीनों ने मिलकर क्या बनाया, H2O बनाया, वाटर. तो वाटर क्या है, एक मॉलिक्यूल है. मतलब कि एक ही तरह के जैसे H और H, या फिर एक से ज़्यादा तरह की, मतलब H किससे मिल रहा है, O से मिल रहा है. तो इस तरह से जब कोई कॉम्बिनेशन होगा किसी केमिकल बॉन्ड की मदद से तो आपको मिलेगा रिजल्टेंट मॉलिक्यूल. NaCl आप देखिए यहाँ पर सॉल्ट,
सॉल्ट में आप देख रहे हैं कि ये Na सोडियम और ये Cl क्लोरीन, ये दोनों कंबाइन होकर क्या बना रहे, NaCl बना रहे। तो NaCl सॉल्ट भी क्या है, एक मॉलिक्यूल है। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द वैलेंसी। क्या होती है वैलेंसी? सो इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी। वैलेंसी को हम डिफाइन कर सकते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी से, मतलब कि किस तरह से कोई भी एक एटम या मॉलिक्यूल दूसरे एटम या मॉलिक्यूल से कंबाइन होगा, उसकी जो कैपेसिटी होती है उसे हम कहेंगे वैलेंसी। लेट्स सी कि द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन, हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं कार्बन। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 होता है। तो अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं 2 और 4 के फॉर्म में। ठीक है, 2 और 4 के फॉर्म में, मतलब जब भी हम किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो वो इस तरह से होता है कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर आपको पता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन फिल होते हैं, और उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसकी शेल्स में फिल होते हैं। आपको पता है कि जो फर्स्ट शेल है उसमें आप मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। फिर अगर आपको और ज़्यादा फिल करने हैं तो आपको दूसरी शेल बनानी पड़ेगी, जिसमें यहाँ पर हमने देखा कि कार्बन की एटॉमिक नंबर 6 था। ठीक है, 6 में से आप 2 फिल कर चुके हो, अब आपको कितने फिल करने हैं, 4। तो सेकेंड शेल में आप कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, 4, 1 2 3 और ये 4 इलेक्ट्रॉन्स आपने इसके अंदर फिल कर दिए। ठीक है, अब आप देखेंगे कि आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स आपने इसमें फिल कर चुके हैं। ठीक है, अब आपको बचे हैं मैक्सिमम जो सेकेंड शेल की कैपेसिटी होती है वो होती है 8। ठीक, आपने फिल किए कितने, 4, मतलब कि 4 इलेक्ट्रॉन्स आप इसके अंदर और फिल कर सकते हो, लेकिन हमारे पास तो कितने थे, 6 थे, मतलब हमारे पास 2 और 4 हम फिल कर चुके हैं। इट मीन्स हमारा काम यहाँ पर हो गया। लेकिन जो सेकंड शेल की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हम 4 इलेक्ट्रॉन्स और ज़्यादा इसमें फिल कर सकते थे। मतलब क्या हुआ कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स या तो वो किसी को दे सकता है या वो किसी से ले सकता है। इट मीन्स कि अगर वो किसी को 4 इलेक्ट्रॉन्स दे देगा तो भी क्या होगा, उसकी सेकेंड शेल एम्प्टी हो जाएगी और फर्स्ट शेल कंप्लीट रहेगी। अगर वो किसी से 4 इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल करके वो अपनी सेकेंड शेल को भी कंप्लीट कर सकता है। इट मीन्स कि कार्बन की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है वो कैसी है, 4। तो कार्बन की वैलेंसी हम कहेंगे क्या होगी, 4। देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ कार्बन, है ना, यहाँ पर आपको दिख रहा है 1 2 3 और 4। व्हेन अ कार्बन atom combines with another atom only the 4 valence electrons take part in the reaction। मतलब कि जो इनकम्प्लीट शेल होती है उसी के इलेक्ट्रॉन्स, इनकम्प्लीट शेल के इलेक्ट्रॉन्स ही पार्टिसिपेट करते हैं कंबाइन होने में। जो कंप्लीट शेल होती है उसके इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट नहीं करते। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी, 4, मतलब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है ये ही पार्टिसिपेट करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या होती है? सो एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एटम, हमने देखा था कि एक एटम को हमने एक स्फीयर के फॉर्म में इमेजिन किया है। ठीक है, तो स्फीयर के फॉर्म में अगर हम इमेजिन करेंगे तो इसका कोई ना कोई एक सेंटर होगा, है ना, जिसको हम न्यूक्लियस कह रहे थे। न्यूक्लियस से लेकर उसकी आउटर शेल तक की डिस्टेंस जो होगी उसे ही हमने क्या कहा है, एटॉमिक रेडियस कहा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरह से अगर कोई एक एटम है उसके न्यूक्लियस से शेल तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या कहलाएगी, एटॉमिक रेडियस कहलाएगी। यहाँ पर आप देखें डी आर, एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एटम। डी क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियर ऑफ 2 आइडेंटिकल एटम्स, मतलब कि अगर 2 एक ही तरह के एटम्स है तो उनके न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसे हम क्या कहेंगे, किससे डिनोट करेंगे, डी से डिनोट करेंगे। नाउ लेट्स सी एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब भी आप एटम्स या एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं तो उनका कुछ ना कुछ एक सिंबल होता है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा H, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये क्या है, हाइड्रोजन। मैंने लिखा C, तो आप समझ जाएंगे कि ये क्या है, कार्बन। मैंने लिखा Fe, तो आपको समझ में आएगा आयरन। इसका मतलब क्या है कि हम इन सब्सटेंसेस को एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ सिंबल का यूज कर रहे हैं। सो एब्रीविएशंस यूज टू रिप्रेजेंट एटम इन केमिकल फॉर्मूलाज, इन्हीं को हमने क्या कहा है, एटॉमिक सिंबल्स कहा है। नाउ व्हाट इज एटॉमिक नंबर?
तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? अभी हमने देखा था कि किसी भी एटम के अंदर उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और उसकी शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. सो द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द एटम, न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट है उसे ही हम कहेंगे एटॉमिक नंबर. यहाँ पर एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है. कैसे कहा हमने? क्योंकि कार्बन के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स प्रेजेंट है वो कितने हैं? 6 प्रोटॉन्स उसके अंदर प्रेजेंट है. इसलिए हमने क्या कहा कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है. नेक्स्ट देखें आप, मास नंबर क्या होता है? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एटम, मतलब कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर को हम टुगेदर क्या कहेंगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर को हम टुगेदर कहेंगे मास नंबर, है ना. आपको यहाँ पर याद रखना है एटॉमिक नंबर क्या होता है? ओनली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें कि सी बेस में लिखा हुआ है 6. इट मीन्स नीचे जो हम लिखेंगे वो होता है एटॉमिक नंबर, ऊपर जो लिखा जाता है वो होता है मास नंबर. आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा क्या लिखा है? 12C6, है ना. तो 12 क्या हुआ? इसका मास नंबर हुआ. क्यों? क्योंकि मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. और एटॉमिक नंबर क्या होता है? ओनली नंबर ऑफ प्रोटॉन. तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 हमने नीचे लिखा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 12 हमने ऊपर लिखा है. तो इस तरह से आपको अगर कुछ भी लिखा हुआ दिखाई दे तो आप क्या समझेंगे कि ऊपर जो नंबर लिखे हैं वो होंगे मास नंबर और नीचे जो लिखे हैं वो होंगे एटॉमिक नंबर. और यहाँ पर जो सेंटर में आपको दिखेगा वो होगा उसका एटम का सिंबल. अब हम देखें कि आइसोटॉप्स क्या होते हैं. ठीक है, अभी हमने देखा एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में. ठीक है, नाउ सी आइसोटॉप्स क्या होते हैं? वेरिएशन ऑफ केमिकल एलिमेंट्स दैट हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, है ना. यहाँ पर हम देखें कि ऐसे वेरिएशंस किसी भी एलिमेंट के जिनका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल हो लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होगा, है ना. नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट. अब अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? सेम होगा, लेकिन मास नंबर डिफरेंट होगा, है ना. यहाँ पर देखें, वी आइडेंटिफाई आइसोटॉप्स बेस्ड ऑन देयर मास वेयर बाय द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स इक्वल द मास ऑफ द आइसोटॉप्स, है ना. यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि सेम एटॉमिक नंबर वाले लेकिन डिफरेंट मास नंबर वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं आइसोटॉप्स. या फिर हम कैसे कह सकते हैं कि जिनके प्रोटॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल हो लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हो तो उन्हें हम कहेंगे आइसोटॉप्स. यहाँ पर आप एग्जाम्पल में देखेंगे, ठीक है, क्या दिखाई दे रहा है आपको? मान लीजिए आप हाइड्रोजन का एग्जाम्पल ले रहे हैं, है ना. तो हाइड्रोजन में आपको यहाँ दिख रहा है कि प्रोटॉन 1, यहाँ पर भी प्रोटॉन 1 और यहाँ पर भी प्रोटॉन 1. मतलब क्या हुआ कि इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? सेम होगा. लेकिन आप अगर देखें यहाँ पर आपको कोई न्यूट्रॉन दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पर आपको 1 न्यूट्रॉन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको 2 न्यूट्रॉन दिखाई दे रहे हैं. अब आप देखें कि अगर यहाँ पर एक प्रोटॉन है ना, तो हमको पता है कि एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन क्या होती है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. तो इन सबका एटॉमिक नंबर क्या होगा? 1 होगा. इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा. लेकिन अगर हम इनका मास नंबर कैलकुलेट करें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो इसका मास नंबर क्या होगा? 1. क्यों? क्योंकि यहाँ तो न्यूट्रॉन है ही नहीं. यहाँ पर एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है, तो 1 और 1 यहाँ पर मास नंबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा. यहाँ पर एक प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, तो यहाँ पर मास नंबर 1 + 2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा. तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है क्लियरली कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मतलब एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर डिफरेंट है. हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं. 1 इज हाइड्रोजन, सेकेंड को हम कहते हैं ड्यूटेरियम और थर्ड होता है ट्रिटियम. डिपेंड कर रहा है कि उसके न्यूक्लियस में कितने न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है. नाउ नेक्स्ट इज आइसोबार्स. आइसोबार्स क्या होते हैं? देखें, इज अ ग्रुप ऑफ न्यूक्लाइड्स दैट हैज सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन सेम बट सम ऑफ ईच प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज डिफरेंट. अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जिनका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम इक्वल है लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ पर डिफरेंट होंगे. आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मास नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है.
12C6, 12C7 अभी हमने पढ़ा था। ऊपर हम लिखते हैं मास नंबर, नीचे हम लिखते हैं एटॉमिक नंबर। तो आपको दिखाई दे रहा है कि इसके मास नंबर्स कैसे हैं, इक्वल है, और एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। यहाँ हम इस तरह से समझ सकते हैं कि आइसोबार्स आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स बट द सेम मास नंबर। ठीक है, मतलब कि इनका एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर एटॉमिक नंबर डिफरेंट है और मास नंबर सेम है। दीज पेयर्स ऑफ एलिमेंट हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। यहाँ पर न्यूक्लियॉन्स का नंबर भी सेम होता है। एग्जाम्पल आप देखें, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स बट हैव द सेम मास नंबर 40। यहाँ पर आप एग्जाम्पल में देखें कि 40 Ca कैल्शियम 20, 40 आर्गन 20, मतलब ये जो 40 है ये क्या है, इसके मास नंबर से, और यहाँ 20 और 18 क्या है, इनके एटॉमिक नंबर से। तो मास नंबर सेम लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट। अब आयरन और निकल हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स but have the same atomic mass numbers 58. So these were some examples. I hope you have understood. Thanks for watching the video.